हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज का जो लेक्चर है वो है अपना कम्यूटेशन, जो पिछली क्लास में पढ़ लिया था और उसके पिछली क्लास में अपनों ने पढ़ा था आर्मेचर रिएक्शन के बारे में। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को वो क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा अपना वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। और बात करें कि डीसी जनरेटर के अंदर जो कुछ चैप्टर यानी कुछ जो पार्ट्स है वो बच गए हैं, जैसे कि वोल्टेज रेगुलेशन और जनरेटर का जो पैरेलल ऑपरेशन। तो आज अपने बात करेंगे दो टॉपिक के बारे में, यानी डीसी जनरेटर का समांतर प्रचालन और बात करें कि वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, वीडियो को स्किप न करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए, अपना काफ़ी दिनों से चैप्टर चल रहा था डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के अंदर जो आज जो टॉपिक है अपना वो है जनित्र का समांतर प्रचालन। समांतर प्रचालन जनित्र का समांतर प्रचालन अपनों ने आपने पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर को समांतर में जोड़ा जाता है। ट्रांसफार्मर को समांतर में जोड़ने का कई रीज़न है और उसके कुछ शर्तें भी होती है और उसके कुछ लाभ भी होते हैं। उसी प्रकार से अगर बात की जाए कि डीसी जनरेटर को समांतर में क्यों जोड़ा जाता है और उसे जोड़ने के लिए क्या क्या सावधानियां आपको रखनी जरूरी है, तो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अपने चलते हैं कि डीसी जनरेटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। क्योंकि बात करें कि डीसी जनरेटर को समांतर में जोड़ने का रीज़न है कि लोड का मान डिवाइडेशन करने के लिए। अगर बात की जाए कि लोड क्या है कि ज़्यादा है और उस लोड को क्या करना है, अपने को डिवाइडेशन करना है, तो उसके जस्ट समांतर में एक और जनरेटर चलाया जाता है और दोनों जनरेटर उनकी दोनों की टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, जो लोड है उनको दी जाती है, ताकि लोड का क्या होता है डिवाइडेशन हो जाता है और जो लोड जो बाहर होता है वो क्या होता है कि अपनी आसानी से अपना कार्य करता रहता है। ठीक है, अब जो बात करेंगे कि लोड का डिवाइडेशन करने के लिए क्या किया जाता है कि समांतर प्रचालन किया जाता है। दूसरी बात करें कि वोल्टता का विश्वसनीयता का मतलब होता है कि अगर बाय चांस एक जनरेटर चल रहा है, एक जनरेटर खराब हो गया तो वोल्टेज के आपको मिलना बंद हो गई। तो इससे अच्छा एक जब दो जनरेटर चल रहे हैं, दोनों क्या है समांतर में चल रहे हैं, तो एक जनरेटर अगर खराब हो जाता है तो एक जनरेटर आपको क्या देता रहेगा, वोल्टेज देता रहेगा। इसलिए बोला जाता है कि समांतर प्रचालन से आपको वोल्टता निरंतरता मिलती रहती है। इसका दूसरा कारण ये भी, यानी उसका दूसरा लाभ भी ये है। अब बात करते हैं कि इसके कुछ शर्तें होती हैं, वो क्या क्या शर्तें हैं। यानी सबसे पहले बात करें कि सबसे पहले जो शर्त आती है वो ये आती है कि जो दोनों की ध्रुवता का मान क्या होना चाहिए, समान। ध्रुवता का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी अगर एक बस बार ले रहा हूं, इसका ये प्लस टर्मिनल है और ये इसका क्या है, माइनस टर्मिनल है। अब यहां से बात करें कि एक जनरेटर को जोड़ा जा रहा है, यहां पर स्विच लगे हुए हैं और उसके बाद में यहां पर अपना है जनरेटर। सेम उसी प्रकार से दो जनरेटर को अपनों ने समांतर क्रम में प्रचालित कर दिया है। अब यहाँ पर स्विच लगाए गए हैं। पहला जो आता है कि दोनों जनरेटर है उनकी ध्रुवता क्या होनी चाहिए, समान, यानी पोलरिटी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी अगर इस टर्मिनल को अगर माइनस दिया जा रहा है तो दूसरे जनरेटर के पहले टर्मिनल को आपको क्या देना है, माइनस से कनेक्ट करना है। और बात करें दूसरे को प्लस से किया है तो यहाँ पर भी दूसरे टर्मिनल को किससे कनेक्ट करना है, प्लस से कनेक्ट करना है। अगर ध्रुवता का मान क्या हो जाएगा, इसका आपने प्लस की जगह माइनस दे दिया और यहाँ पर
सेम का सेम ऐसे ही रहा तो दोनों की ध्रुवता क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जिसके कारण इधर इसको प्लस मिल रहा था और इधर से ये जनरेटर को क्या देगा, माइनस देगा, जिसके कारण जनरेटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो पहली कंडीशन, पहला यानी शर्त ये है कि आप दोनों जनरेटर की ध्रुवता यानी पोलैरिटी का मान क्या रखोगे, समान रखोगे। अब बात करते हैं 2 नंबर। दोनों जनरेटर है उनकी जो टर्मिनल वोल्टता का मान क्या होना चाहिए, समान। टर्मिनल वोल्टता का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर ये जनरेटर यहाँ पर 200 टर्मिनल वोल्टेज दे रहा है तो ये जनरेटर भी कितनी देना चाहिए, यहाँ पर 200 देने चाहिए। अगर दोनों की टर्मिनल वोल्टेज का मान डिफरेंस आ गया तो जिसके पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसके कारण यहाँ पर अनावश्यक से करंट फ्लो होने लगेगी और जनरेटर अपना क्या हो जाएगा कि दूसरे जनरेटर में क्या आ जाएगी, धारा जाएगी, जिसके कारण वो जल भी सकता है। तो यहाँ पर बात की जाए कि टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, ये 2 कारण यानी 2 फैक्ट ऐसे हैं कि आपको समांतर क्रम में जनरेटर को चला रहे हो तो कम से कम ये 2 शर्तें आपको लागू करनी है। अब बात करते हैं 3 नंबर पॉइंट के अंदर। दोनों जो जनरेटर हैं उनकी जो KW जो रेटिंग है वो अगर समान हो या ना हो, समान हो या ना हो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों जनरेटर, अगर आप पहला जनरेटर 200 किलोवाट का ले रहे हो और ये मान लेते हैं कि 250 किलोवाट का आपने जनरेटर ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जो पहला जनरेटर है उसकी रेटिंग समान हो, दोनों जनरेटर की क्या KW रेटिंग क्या होनी, समान होनी चाहिए, ऐसा आवश्यक नहीं है। अगर आप चाहो तो समान ले सकते हो, अगर नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, आपको 2 शर्तें याद रखनी है, टर्मिनल वोल्टेज का मान और उसके बाद में बात करें कि इनकी ध्रुवता का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तो ये है एक पैरेलल ऑपरेशन जो समांतर प्रचालन है, जिससे अपने कई सारी बातें याद रखनी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने 2 नंबर पॉइंट के बारे में। अब बात करते हैं कि अपना जो दूसरा पॉइंट है वो है वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में, यानी वोल्टता नियमन। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, VR यानी वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूं आपको कि जनरेटर की नो लोड वोल्टेज से फुल लोड वोल्टेज के बीच में जो होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसको क्या बोला जाता है, वोल्टता रेगुलेशन यानी वोल्टता नियमन या फिर वोल्टेज रेगुलेशन कहा जाता है। यानी अगर बात की जाए कि VNL माइनस VFL का रेशो जो यानी इसका जो माइनस है वो क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। यानी नो लोड से फुल लोड के बीच में जो वोल्टता में परिवर्तन होते हैं उनका जो अंतर होता है वो आपका क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, अब VR का जो फॉर्मूला है और उसको अपने को ज्ञात करना है वोल्टेज रेगुलेशन का, तो VNL माइनस VFL बट्टी में क्या आ जाएगा, VFL और मल्टीप्लाई कर देंगे अपने 100 से, तो ये क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला बन गया वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने का। ठीक है, और इसका एक अन्य फॉर्मूला भी होता है, आपको पता है कि E क्या होता है, E जनरेटर द्वारा कुल उत्पन्न EMF, और V क्या होता है कि लोड पर वोल्टेज माइनस लोड की वोल्टेज गुणा में क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इससे अपने 2 फॉर्मूले बनते हैं। अगर क्वेश्चन के एग्जाम में अगर इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला है तो आप राइट कर सकते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन के क्या है, दोनों ही फॉर्मूले हैं। अब बात करते हैं कि जो वोल्टेज जो रेगुलेशन होता है वो 3 टाइप का होता है, पहले समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि वोल्टेज जो रेगुलेशन होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। तो सबसे पहला जो टाइप है वो लिखिए आप, धनात्मक रेगुलेशन, धनात्मक नियमन। धनात्मक वोल्टता नियमन, जिसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन। पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन के अंतर्गत क्या आता है कि
जैसे कि जनरेटर के अंदर बात करें कि इसकी जो पहली जो डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन के अंदर क्या है कि देखा जाए कि एक ऐसा जनरेटर जिसकी नो लोड वोल्टेज से फुल लोड की ओर क्या होती है, घटती है वोल्टता, वो क्या कहलाता है, वोल्टेज धनात्मक वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। यानी VNL यानी नो लोड पर वोल्टेज का मान अगर 300 है और फुल लोड पर अगर वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी कितना रह गया, 200 वोल्ट रह गया, तो उस जनरेटर की जो वोल्टेज रेगुलेशन का मान आएगा वो क्या आएगा, प्लस के 100 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि VNL माइनस V क्या होता है, FL। तो इसका जो गुणा है, मल्टीप्लाइकेशन है, वो क्या आएगा कि प्लस के 100, यानी इसको क्या बोला जाता है, धनात्मक रेगुलेशन। बात करें कि डेफिनेशन क्या होगी धनात्मक की, कि शून्य लोड से फुल लोड की ओर वोल्टता क्या होती है, घटती है, यानी शून्य से फुल लोड की ओर वोल्टता घटे तो वो क्या कहलाता है, आपका धनात्मक वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अंतर्गत जो कौन किस प्रकार के जो जनरेटर होते हैं वो देख लो, कि आप ऐसे जनरेटर के नाम बताओ जिसके आप लोड बढ़ाने पर वोल्टता का मान घटता है। जैसे कम्युलेटिव, कम्युलेटिव भी नहीं आएगा यहाँ पर, कौन सा आएगा, डिफरेंशियल, क्योंकि डिफरेंशियल के अंदर क्या होता है कि टोटल फ्लक्स क्या आता है, अंतर के बराबर मिलता है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। और इसके बाद में कौन सा आएगा, अंडर कंपाउंड जनरेटर। अंडर कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। तो ये दो प्रकार के जो जनरेटर है वो आपके धनात्मक वोल्टेज रेगुलेशन के अंतर्गत आते हैं। यानी इन जनरेटर के अंदर अगर आप लोड का मान बढ़ाओगे तो टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी दोनों क्या है, कौन सी श्रेणी में आएंगे, धनात्मक वोल्टता रेगुलेशन। अब बात करते हैं अपने 2 नंबर पॉइंट के बारे में, ऋणात्मक वोल्टता नियमन, यानी नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन। नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन की क्या होगी कि एक ऐसा जनरेटर जिसके अंदर अगर आप लोड का मान बढ़ा रहे हो तो उसकी टर्मिनल वोल्टेज के अंदर क्या होगी, वृद्धि होगी, उसे क्या बोला जाता है, ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेशन कहा जाता है। जैसे देखें कि अगर VNL लोड पर वोल्टता का मान कितना, नो लोड में कितना था, 300 था, और जैसे ही मैंने लोड लगाया तो क्या हुआ कि वोल्टता का मान 300 से बढ़कर कितना हो गया, 400 हो गया। तो माइनस के यहाँ पर क्या बच जाएंगे, 100 बच जाएंगे। तो वोल्टेज रेगुलेशन कितना आ रहा है, माइनस के 100 आ रहे हैं। यानी अगर बात करें कि 300 माइनस 400 तो बराबर कितना आएगा, माइनस 100 वोल्ट। तो इसलिए इसका क्या आएगा, वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक आता है। और इस वोल्टेज के अंतर्गत जो कौन कौन से जनरेटर आते हैं वो देख लो। एक ऐसे जनरेटर के नाम बताना है जिसकी लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ता है। जैसे अवर कंपाउंड जनरेटर, एक आता है सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर और अवर कंपाउंड जनरेटर ये दोनों किसके अंदर आते हैं, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि अवर कंपाउंड जनरेटर के अंदर अगर लोड का मान बढ़ाओगे तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ती है, और सीरीज जनरेटर में भी लोड का मान बढ़ाओगे तो टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, यानी जीरो नियमन वोल्टता। शून्य वोल्टता नियमन यानी जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, जीरो का मतलब है कि इस प्रकार का जनरेटर के अंदर आपको नाम बताने हैं कि जिसकी लोड बढ़ने पर वोल्टेज का मान वही रहे और शून्य लोड पर भी वही रहे। जैसे बात करते हैं कि एक ऐसा जनरेटर जिस पर लोड बढ़ने पर क्या होता है कि वोल्टेज का मान स्थिर रहता है, नो लोड और फुल लोड दोनों पे ही, तो इस प्रकार के जनरेटर को क्या कहते हैं, शून्य वोल्टता नियमन। ठीक है, जैसे कि नो लोड पर जो वोल्टेज का मान था वो था 300 वोल्ट, और अगर फुल लोड लगा दिया तो भी वोल्टेज का मान कितना आ रहा है, 300 वोल्ट आ रहा है, तो यानी जीरो आया। तो VR वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या होगा, जीरो वोल्टता रेगुलेशन कहलाएगा। और इस प्रकार के जो जनरेटर हैं वो अपने दो है, जिसे कहते हैं अपने संट जनित्र
और एक आएगा आपका लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। ये जो दोनों प्रकार के जो जनरेटर है वो आपके शून्य वोल्टता रेगुलेशन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि आप शंट जनरेटर के अंदर आप लोड का मान बढ़ाते हो तो बहुत ही कम आपको चांस मिलेगा कि वोल्टता के अंदर परिवर्तन यानी मिलेगा। और उसी प्रकार से लेवल या फ्लैट के अंदर देखा जाए तो उसमें भी क्या होता है कि वोल्टेज के अंदर परिवर्तन नहीं होता है। तो ये थे तीनों प्रकार के वोल्टेज रेगुलेशन। यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब बात करते हैं अपने लॉसेस के बारे में, यानी क्षतियाँ। डीसी जनरेटर में क्षतियाँ, आप सभी को पता है कि कोई सी मशीनरी की बात की जाए उसमें 3 प्रकार की क्षतियाँ पाई जाती है। जैसे पहले आती है ताम्र क्षति, लोहा क्षति और घर्षण हानियाँ। और कई प्रकार की ऐसी मशीनें होती है जिसमें 2 ही प्रकार की क्षति होती है, ताम्र क्षति और लोहा हानियाँ। और बात करें कि उसमें घर्षण हानियाँ नहीं पाई जाती है, वो होता है ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। अब बात करते हैं कि डीसी जनरेटर के अंदर क्षतियाँ की बात है कि इसके अंदर क्या होता है कि घूमने वाला भी पार्ट होता है, तो जाहिर सी बात है उससे यांत्रिक हानियाँ यानी घर्षण हानियाँ भी होगी, लोहा हानियाँ होगी क्योंकि कोर लगी रहती है और उन कोर के ऊपर वाइंडिंग लपेटी जाती है, इसलिए इसके अंदर कौन सी होगी, तांबर हानियाँ भी होगी। ठीक है, तो क्षतियों को निम्न 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है तांबर क्षति। तांबर क्षति। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो लोहा क्षति। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो यांत्रिक क्षति। यानी तांबर क्षति का बात करें कि आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण जो लॉसेज होते हैं उन्हें कौन सी श्रेणी में बांटा गया है, तांबर क्षति के अंदर। यानी आर्मेचर का प्रतिरोध होता है वाइंडिंग का, और उस वाइंडिंग में से जब धारा गुजारी जाती है तो उसके कारण जो लॉसेज होते हैं उनको बोला जाता है तांबर क्षति। और आपको पता है कि डीसी जो जनरेटर है उसमें कितनी प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, शंट वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग, इंटरपोल वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ठीक है, और आर्मेचर वाइंडिंग। इससे कई प्रकार की जो वाइंडिंग होती है जिसमें क्या होता है, जो लॉसेज होते हैं उनको ताम्र क्षति के रूप में डिवाइडेशन किया गया है। इसका ताम्र क्षति का जो फॉर्मूला आता है वो ज्ञात करने का क्या है, I² गुना में क्या होता है, R होता है। यानी ताम्र क्षति एक ऐसी क्षति है जो धारा के वर्ग की क्या होती है, बढ़ती है, यानी धारा की क्या होती है, वर्ग की होती है। अब बात करें इस क्षति क्या होती है, लोड के साथ क्या होती है, परिवर्तित होती है, यानी लोड परिवर्तन क्षति। इसको लोड परिवर्तन क्षति बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोड का मान बढ़ाओगे तो वाइंडिंग में धारा का मान बढ़ेगा, और वाइंडिंग में धारा का मान बढ़ेगा जिसके कारण क्या होगा कि लॉसेज का मान भी बढ़ेगा। यानी एक परिवर्तित या फिर वेरिएबल जो क्षति की बात करें तो वो कौन सी क्षति आएगी, आपकी तांबर क्षति आएगी। और तांबर क्षति किन किन के कारण होती है, जैसे कि आर्मेचर के अंदर आर्मेचर क्षति। आर्मेचर क्षति को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, I² R रहेगा, वही यहाँ पर क्या लग जाए, आर्मेचर की धारा और आर्मेचर का प्रतिरोध को जब गुणा कर दिया जाएगा तो आर्मेचर क्षति का मान आ जाएगा। उसी प्रकार से ये जो क्षति है ये कुल क्षति का क्या होती है, कुल क्षति का 30 से 40% होती है। जो तांबर क्षति है वो क्या होती है, जो आर्मेचर क्षति है वो कुल का कितना होती है, 30 से 40% होती है। अब बात करते हैं अपने शंट फील्ड क्षति। शंट फील्ड क्षति, शंट फील्ड क्षति का मान ज्ञात करना है तो फॉर्मूला वही रहेगा, I² R। SH लिखा जाता है शंट को, इसलिए SH और गुणा के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ से शंट फील्ड हो गया। इसका जो कुल मान होता है, कुल क्षति का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, 20% से लेकर 35% से क्या होता है तक होता है। अगर एक जनरेटर है उसमें 100% क्या हो रही है, कुल हानियाँ हो रही है, जिसमें से 30 से 35% किसका भाग होगा, एक शंट फील्ड क्षति का मान होगा, और 30 से 40 किसका होगा, आर्मेचर फील्ड क्षति का मान, आर्मेचर वाइंडिंग का होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अगर बात करें
कि सीरीज वाइंडिंग की, तो यहाँ पर क्या होगा, एस एच की जगह एस सी लग जाएगा, और सीरीज का धारा और सीरीज का प्रतिरोध। इंटरपोल की बात करें तो आईपी यानी इंटरपोल की धारा और इंटरपोल का प्रतिरोध। कंपनसेटिंग की बात करें तो कंपनसेटिंग की धारा और कंपनसेटिंग का प्रतिरोध को जब गुणा कर दिया जाएगा तो उनके द्वारा जो व्यय की जो शक्तियाँ होती है वो आ जाती है। ये हो गया। उसके बाद में बात करते हैं 2 नंबर पॉइंट के बारे में, यानी लोहा हानियाँ। लोहा हानियाँ आप सभी को पता है कि कोर के अंदर होती है। जो कोर में जो लॉसेस पाई जाती है उनको क्या बोला जाता है, लोहा हानियों के अंतर्गत आता है। और लोहा हानियाँ 2 टाइप की होती है, जिसे एक बोला जाता है हिस्टैरिसीस हानि, हिस्टैरिसीस हानि, और दूसरा होता है एडी करंट हानि। इनके बारे में पूरा जो विवरण है वो मैंने बता दिया था जब मैग्नेट वाले चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर मैं एक बार सीधे बता देता हूँ कि ये जो क्षति होती है ये लोड पर क्या करती है, डिपेंड नहीं करती है। यानी बात कहें कि ये क्या होती है, फिक्स क्षति होती है, यानी एकदम फिक्स होगी और लोड का मान बढ़े चाहे लोड का मान नहीं बढ़े। ये क्या होती है, नो लोड से फुल लोड तक इनका जो क्षति का जो मान है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, नियत रहता है। इसलिए इसको एक नियत क्षति के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी बात करें हिस्टैरिसीस के फॉर्मूले की। हिस्टैरिसीस को WH से लिखा जाता है, तो नीटा BM 1.6 F और V, ये इसका फॉर्मूला रहेगा ज्ञात करने का। एडी करंट की बात करें, एडी करंट को कैसे लिखा जाता है, WE से नीटा B स्क्वायर F स्क्वायर और T स्क्वायर से अपने क्या है ज्ञात कर सकते हैं। 1.6 यहाँ पर 5 मैक्सिमम, ठीक है। तो ये दोनों के फॉर्मूले रहेंगे। हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का यूज़ किया जाता है, और एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए उन पत्तियों को लैमिनेटेड किया जाता है या फिर वार्निश की जाती है, ताकि भंवर धारा का मान कम से कम किया जा सके। और सिलिकॉन स्टील की पत्तियाँ यूज़ करके कोर बनाई जाती है सिलिकॉन स्टील की, क्योंकि हिस्टैरिसीस हानि का मान क्या हो, कम से कम हो। इसे क्या बोला जाता है, एक फिक्स क्षति भी कहते हैं, यानी नियत मान क्षति। नियत मान क्षति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये क्या होती है, फिक्स होती है, और ये होती है अनियत, यानी लोड पर क्या होती है, परिवर्तित होती है। वेरिएबल यानी परिवर्तित, यहाँ पर लिखवा दीजिए, लोड परिवर्तन से क्या होता है कि ये क्षति होती है। अब बात करते हैं यांत्रिक क्षति। यांत्रिक क्षति क्या होता है कि जब जनरेटर घूमता है, ठीक है, जनरेटर का जो आर्मेचर है वो घूमता है, तो आर्मेचर और पोलों के बीच में जो वायु घर्षण के कारण कुछ लॉसेज होंगे, और कम्यूटेटर क्या है कि घूम रहा है और उसके ऊपर क्या ब्रश लगाए गए हैं, तो जिसके कारण क्या होगा, कोई घर्षण हानियाँ होगी। और बैरिंग के कारण क्या होता है कि जब बैरिंग घूमता है जिसमें सहनता नहीं है या फिर ग्रीस वगैरह ऑयलिंग नहीं की गई है, तो उसमें वो क्या होती है, घर्षण हानियाँ, तो वो इसके अंतर्गत आती है, यांत्रिक क्षति के अंतर्गत आती है, ठीक है। और उनका जो कोई फॉर्मूला है नहीं, वैसे अपने बात कर सकते हैं उनके बारे में। और इसको भी क्या बोला जाता है कि एक नियत क्षति है, नियत क्षति। यानी ये भी क्या होती है कि अगर आप लोड का मान 2 गुना बढ़ाओ चाहे 4 गुना बढ़ाओ, पर ये जो लोड क्षति है वो उतना ही रहेगी, यांत्रिक क्षति उतने रहेगी। और लोड का मान 4 गुना बढ़ाओ तो इन दोनों क्षतियों पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या होती है, फिक्स होती है। ओनली फॉर जो चेंज होती है वो होती है ताम्र क्षति होती है, लोड के साथ क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया जनरेटर के अंदर क्षतियों के बारे में। अब बात करते हैं कि एफिशिएंसी के बारे में, यानी जनरेटर की दक्षता। आपको कोई भी चीज़ अगर उसकी बात करें कि दक्षता का जो रेशो होता है वो क्या होता है, आउटपुट बटे में इनपुट का क्या होता है, अनुपात होता है। दक्षता, जनरेटर की दक्षता। दक्षता के अंदर बात की जाए कि जनरेटर के अंदर आउटपुट बटे इनपुट का अनुपात है, यानी जो वैद्युतिक शक्ति व यांत्रिक शक्ति का जो रेशो होता है वो क्या कहलाता है, जनरेटर की दक्षता कहलाता है। और आपको पता है कि इसका जो रियल जो फॉर्मूला होता है दक्षता ज्ञात करने का वो क्या होता है, आउटपुट बटे इनपुट का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है,
दक्षता का फॉर्मूला है। और बात करें कि जनित्र के अंदर जो दक्षता होती है उसको कैसे लिखा जाता है कि वैद्युतिक शक्ति बट्टे में क्या आ जाएगा, यांत्रिक शक्ति का जो रेशो होता है वो क्या कहलाता है, जनित्र की दक्षता कहलाता है। यानी रियल एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये होता है। और बात करें डीसी जनरेटर के अंदर तो वैद्युतिक शक्ति बट्टे में यांत्रिक शक्ति का जो रेशो होता है वो आपका क्या कहलाता है कि यानी वैद्युतिक शक्ति और बट्टे में यांत्रिक शक्ति का जो रेशो होता है वो क्या कहलाता है, दक्षता कहलाता है। जनित्र की दक्षता को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो भाग आता है वो आता है यांत्रिक दक्षता। यांत्रिक दक्षता की बात की जाए, इसका जो रेशो होता है वो क्या कहलाता है कि जैसे बात करें अपने वैद्युतिक यानी कुल उत्पन्न शक्ति, उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति बट्टे में आएगा यांत्रिक शक्ति। ठीक है, यानी यांत्रिक दक्षता ज्ञात करनी है तो उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति बट्टे में क्या आ जाएगा, यांत्रिक शक्ति आ जाएगा। और आपको पता है कि जब जनरेटर को घुमाया जाता है तो उसे यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है। तो यानी इनपुट में क्या दिया जा रहा है, यांत्रिक दिया जा रहा है, और आउटपुट में अपने इसको क्या ले रहे हैं, वोल्टेज ले रहे हैं, यानी पावर ले रहे हैं, वोल्टेज और धारा ले रहे हैं। तो दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। तो यानी आउटपुट में अपने को वैद्युतिक शक्ति मिल रही है और उसको दे क्या रहे हैं अपने कि यांत्रिक एनर्जी यानी यांत्रिक शक्ति दे रहे हैं। ठीक है, इसका जो रेशो होता है वो क्या कहलाता है, यांत्रिक शक्ति कहलाती है। अब बात करते हैं कि इसका जो रियल के अंदर फॉर्मूला क्या होगा कि वैद्युतिक शक्ति के अंदर यानी कुल उत्पन्न जो शक्ति होती है, आपको पता है कि जनरेटर के अंदर ई क्या होता है कि कुल उत्पन्न वोल्टेज होती है और गुणा में आर्मेचर धारा का जब गुणा कर दिया जाता है तो उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति का मान आ जाएगा। और भट्टी के अंदर क्या होगा कि आप सभी को पता है कि यांत्रिक शक्ति यानी मोटर की बात हो रही है, मोटर हो चाहे जनरेटर हो, मोटर हो या फिर अगर बात करें कि अन्य कोई उपकरण हो जिससे क्या है कि अपने को यांत्रिक ऊर्जा लेनी है, तो उसकी जो रेटिंग होती है वो क्या आती है, एचपी के अंदर आती है। और आपको पता है कि यांत्रिक जो ऊर्जा यांत्रिक शक्तियाँ 3 प्रकार की होती है, आईएचपी, बीएचपी और एफएचपी। आईएचपी, बीएचपी और एफएचपी। आईएचपी क्या होता है कि कुल उत्पन्न यांत्रिक शक्ति, एफएचपी क्या होता है, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर यानी जो घर्षण में व्यर्थ शक्ति। और आपको जो सॉफ्ट पर उपलब्ध शक्ति होती है वो होती है ब्रेक हॉर्स पावर यानी बीएचपी मिलती है। तो अपने को सॉफ्ट वाली शक्ति का यूज करना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीएचपी गुणा में क्या आ जाएगा 735.5 वाट और गुणा में 100, यानी इसको एचपी में उसको एमकेएस प्रणाली यूज की जाती है। और एमकेएस प्रणाली के अंदर 1 एचपी में 735.5 वाट होते हैं। तो ये है यांत्रिक दक्षता ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब बात करते हैं अपने 2 नंबर पॉइंट के बारे में, यानी वैद्युतिक दक्षता। इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है कि जनरेटर ने कुल उत्पन्न शक्ति वो क्या आएगी, और उसके बाद में जो लोड पर जो वोल्टेज मिल रही है उसका जो रेशो होता है वो क्या कहलाता है, वैद्युतिक शक्ति कहलाती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कि आउटपुट के अंदर अपने को क्या मिल रहा है, टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल धारा। यानी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि वैद्युतिक शक्ति और बट्टे में क्या आ जाएगा, उत्पन्न शक्ति। उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति। ठीक है, इसका जो रियल के अंदर फॉर्मूला है वो देखा जाए तो कौन सा होगा कि वैद्युतिक शक्ति यानी जो लोड पर मिलेगी वोल्टेज को कैसे लिखेंगे अपनी, वीटी यानी टर्मिनल वोल्टेज का गुणा किया जाता है आई यानी लोड धारा से। भट्टी के अंदर अपने को उत्पन्न शक्ति का क्या था, उत्पन्न शक्ति का ई इंटू में आई ए गुणा के अंदर क्या हो जाएगा 100
यानी 100 से गुणा कर देंगे तो अपने को वैद्युतिक शक्ति का मान मिल जाएगा। यानी टर्मिनल वोल्टेज जो गुणा किया जाता है लोड धारा से, भट्टी के अंदर क्या आएगा, कुल उत्पन्न ईएमएफ गुणा किया जाता है लोड आर्मेचर धारा से। ठीक है, अब बात करते हैं 3 नंबर के बारे में, व्यावसायिक दक्षता यानी कॉमर्शियल एफिशिएंसी के बारे में बात की जाए तो इसका जो रेशो होता है वो क्या होता है कि यांत्रिक दक्षता गुणा में वैद्युतिक दक्षता। यांत्रिक दक्षता गुणा के अंदर क्या होगा, वैद्युतिक दक्षता। ठीक है, इन दोनों का गुणा कहलाएगा। गुणा का अगर अपने गुणा करते हैं इनके बारे में, यांत्रिक दक्षता का ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था, E इंटू में IA, भट्टी के अंदर क्या होगा BHP गुणा में 735.5। ठीक है, और उसके बाद में गुणा के बाद वैद्युतिक शक्ति का फॉर्मूला क्या था, VT और IL, भट्टी के अंदर क्या आ जाएगा आपका E और IA। इस तरीके से आ गया वैद्युतिक दक्षता। अब EIA क्या आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास बचेगा क्या कि यहाँ पर अगर बात करें व्यावसायिक दक्षता का रियल फॉर्मूले की तो VT गुणा के अंदर क्या आ जाएगा IA लोड धारा और BHP गुणा में 735.5 वाट और इनटू के अंदर क्या आ जाएगा 100। तो इसका जो रियल के अंदर जो फॉर्मूला होगा वो एक ये होगा, और इसके अंदर बात करें तो ये वाला, और यहाँ से क्या आ जाएगा ये फॉर्मूला। तो ये जो एफिशिएंसी के बारे में मैंने बता दिया, इतने प्रकार की एफिशिएंसी होती है। और इसके बारे में अगर आपका अपना जो जनरेटर जो चैप्टर चल रहा था काफ़ी दिनों से, तो वो आज तक यहाँ पर ख़त्म हो गया है। और जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा अपने डीसी मोटर के बारे में। तो डीसी मोटर पढ़ेंगे, और जिसने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और कमेंट भी करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चले कि जनरेटर के अंदर कैसे कैसे स्ट्रक्चर, कैसे कैसे डायग्राम होते हैं और कैसे कैसे लॉसेज होते हैं और कैसे वो वोल्टेज नहीं बना पाते हैं, उनको कैसे दूर कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।